प्यारे परीक्षा तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं टीम परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को बताया कि डेली जो है दानी सर पहले आ जाते हैं, पर आज कुछ मीटिंग के कारण जो है वो आज नहीं आ पाए, उसके बाद आने वाले हैं। तो ऑब्वियस है मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मैं कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद सर भी आ जाएंगे। तो सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं और इस पहले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कर देंगे जो हमारे यूपी टेट 2022 में पूछा गया है। चलिए जी, सभी का स्वागत करते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या रहने वाला है, फास्ट। चलिए, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं उन सभी का स्वागत करते हैं, उन सभी का वेलकम करते हैं, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए जी, इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोले सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगर आपको याद है तो हमारा 5 बजे जो यूपीटेड साइंस का क्लास हुआ था, वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को आपको एज ए होमवर्क दिया था। तो इसका आंसर है आपका सोलर कांस्टेंट। इसे हम सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है सौर स्थिरांक, थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बात मुझे बताइए, सूरज से आने वाली जो किरणें होती है वो कौन से होते हैं? आप बोलोगे सर ये प्रकाश होता है। प्रकाश मतलब कौन सा होता है? आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, माने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये आते हैं। एक बात बताइए, सूरज से लेकर हमारे पृथ्वी तक उस किरणों को आने के लिए कितना समय लगता है? आप बोलोगे सर लगभग 500 सेकंड लगता है। और उसी तरह से सूरज से लेकर धरती तक जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को नापने के लिए कौन से इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? सर आपका आंसर आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो इस सूरज से आने वाली जो प्रकाश के किरणें होते हैं, जो लाइट होता है, हमारे वायुमंडल की परत के ऊपर जो यहां पर जो गिर रहे हैं, अगर वो किरणें, वो एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर मैं गिनता हूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? सोलर कांस्टेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सोलर कांस्टेंट बोलूंगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर इस ऊर्जा को आप नापते हो तो आपको याद रखना है पर मीटर स्क्वायर में। पर मीटर स्क्वायर में मान लीजिए हमारी ये धरती है, ये उसका अगर वायुमंडल आपको नजर आ रहा है, माने कि उतना एरिया, अगर मान लीजिए इस एरिया का एरिया जो क्षेत्रफल है अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में लगभग लगभग 1361 वैट जो इतनी ऊर्जा जो है वो यहां पर गिर रही है, और इसे हम क्या बोलेंगे? सोलर कांस्टेंट बोलेंगे। और इसके साथ साथ एक और टर्म है जिसको आपको याद रखना है, वो है आपका इंसोलेशन। सर इसका मतलब क्या है? इसे हम सौर विकिरण का आगमन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो पृथ्वी के वातावरण के ऊपर पर मीटर स्क्वायर में जो ऊर्जा गिर रही है उसे हमने सोलर कांस्टेंट बोल दिए। और उसी तरह से हमारे धरती के पर मीटर स्क्वायर में जो ऊर्जा गिर रही है इसे हम इंसोलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसोलेशन। तो मेरा एक सवाल है, आप सभी लोग मुझे यह लिखकर बताओगे कि जब, और ऐसा कौन सा एरिया है हमारे धरती के ऊपर, ठीक है जी, जहां पर इंसोलेशन माने कि सौर विकिरण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो आपका आंसर यहां पर आना चाहिए कि सर जो इक्वेटर होता है, जो इक्वेटर होता है माने कि जो हमारी मध्य रेखा होती है जिसे हम वृषवृत्त के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर जो पर मीटर स्क्वायर में गिरने वाली जो सौर ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से कुछ चीजें होती है जिनके ऊपर ये ऊर्जा डिपेंड करती है, जैसे कि मान लीजिए कौन से एंगल में आपका जो सौर की ऊर्जा है हमारी धरती के ऊपर गिर रही है। हम सभी को पता है कि हमारी धरती जो है भाई साहब इस तरह से टेढ़ी होती है। इसका मतलब होता है कि हमारे सतह के साथ ये आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है, सब लोग ध्यान देंगे, यहां पे अगर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वहां पे ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक रहेगी। क्या रहेगी? ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक रहेगी। और जैसे जैसे ये कोण अगर कम होते जाता है तो वहां पर आप देखोगे वहां पे ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होती जाती है। बराबर है। क्या ये सबको समझ में आ गया है? अगर इतना क्लियर है तो उसी तरह से भाई साहब यहाँ पे एक और चीज होती है, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, माने कि कितने समय के लिए सूरज जो है आपके वातावरण में घूम रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि धूपकाले में जो है जो दिन का समय होता है वो ज्यादा होता है और रात का समय कम होता है। और वही अगर ठंड काले में माने कि विंटर सीजन में अगर बात करूं तो रात बड़ी होती है और दिन कम होता है। इसका मतलब धूप काले में हमारे पास ज्यादा ऊर्जा आ रही है और विंटर में हमारे पास कम ऊर्जा आ रही है। बराबर है। और उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर,
वायुमंडल की पारदर्शिता। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आसमान आपका साफ है या नहीं, बीच में बादल तो नहीं है, बीच में गरजने वाले बादल तो नहीं है। तो ये सभी चीजों के ऊपर ये निर्भर करेगा। उसके बाद लैटिट्यूड आप सभी को पता है और अल्टीट्यूड भी आपको सभी को पता है। माने कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो सोलर कांस्टेंट होती है भाई साहब, और उसी तरह से जो इंसोलेशन होता है उसकी मात्रा भी कम होती जाएगी। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यूपीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। चलिए जी, सभी लोग आंसर कर देंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। और सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे, है ना? सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कर देंगे एक बार। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पृथ्वी की सतह के समीप स्थित मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी होती है जहां पे सब जीवन आपको देखने को मिलता है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका, टिक कर दो, सभी ने कर दिया है, वो रहेगा आपका ट्रोपोस्फियर माने कि क्षोभ मंडल रहेगा। क्या रहेगा? ट्रोपोस्फियर माने कि क्षोभ मंडल। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यहाँ पे सबसे निचली परत कौन सी है आपकी? ट्रोपोस्फियर माने कि क्षोभ मंडल। और उसी तरह से अगर मैं वातावरण की विभिन्न परतों की अगर मैं बात करूंगा तो सभी लोग मुझे एक एक करके क्वेश्चन के आंसर करेंगे कि बादल, बिजली, बरसात, पानी, बादल, बिजली, बरसात, पानी, ये जितने भी आपके एटमॉस्फेरिक या वेदर की जो घटनाएं होते हैं भाई साहब, ये कौन से हमारे वातावरणीय मंडल में होता है? ये सवाल पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। ये कहां पर होता है? हमारे ट्रोपोस्फियर में, माने कि हमारे क्षोभ मंडल में होता है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि जो हमारा हवाई जहाज होता है, जो हमारा हवाई जहाज होता है, वो हवाई जहाज कौन से परत में उड़ता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर वो कहां पे उड़ेगा जी? ये आपके ट्रेटोस्फियर में उड़ेगा, जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। और उसी तरह से टूटता हुआ तारा देखे हो और ऐसे आंखें बंद करके कभी विश किए हो कि भाई साहब 2025 में जो है बहुत सारी वैकेंसी निकली है, हमारे जो यूपी के बाबा है वो हम पर प्रसन्न हो चुके हैं, तो इस बार हमारा सिलेक्शन करवा दो? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो जो टूटते हुए तारे आपको नजर आ रहे हैं भाई साहब, वो जलते हुए एक पत्थर के टुकड़े हैं। और ये कहां पर जल जाएंगे? लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपके मेसोस्फीयर में जल जाएंगे। इसे हम मध्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल बोलते हैं। और उसी तरह से ये थर्मोस्फीयर जो है ये दो भागों में विभाजित है। यहाँ पे एक इसका जो छोटी सी लेयर होती है इसको हम आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। और ये आइनोस्फीयर में आयंस मौजूद होते हैं, जिसके कारण जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, क्या होता है? जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, वो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ये आइनोस्फीयर माने कि थर्मोस्फीयर ये लेयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और उसी तरह से अगर जीके का एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताओ कि सबसे सबसे कम तापमान कहां पर पाया जाता है? देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनके आंसर आपको पता ही रहने चाहिए, कभी भूलना ही नहीं है। मान लीजिए भाई साहब गलती से अगर चल बसे और किसी ने चिमटी मार कर उठा दिया, भाई साहब बताओ कि सबसे कम तापमान जो लगभग लगभग -90 डिग्री सेल्सियस होता है, वो हमारे कौन से परत में पाया जाता है? आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। वो कहां पर पाया जाता है? यह आपका मध्य मंडल में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? मध्य मंडल माने कि मेसोस्फीयर में पाया जाता है। अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे वातावरण की कौन सी परत है जहां पे सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है, सबसे ज्यादा तापमान जो कि लगभग लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, वो कहां पर पाया जाएगा? आपका आंसर आएगा सर वो थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। मान कि जो तापमंडल होता है बस सब उसमें पाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां तक डन है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल जो यूपीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे। कार्बन डेटिंग। सभी लोग जो है गर्लफ्रेंड को डेट करते हैं, बॉयफ्रेंड को डेट करते हैं, या पे वैज्ञानिक लोग कार्बन को डेट करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कितनी अलग सी दुनिया है ना? चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर देंगे। कार्बन डेटिंग से हमें क्या तात्पर्य मिलता है? देखो
आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी धरती को 1.2 बिलियन ईयर हो गए, 2 बिलियन हो गए, 1.5 बिलियन हो गए। डायनासोर जो है लगभग जो है कुछ लाखों साल पहले हमारे धरती के ऊपर मौजूद थे। हमारे मानव जाति जब धरती पर आए लगभग 10,000 साल हो गए। पता कैसे चलता है? वो पता करने के लिए हमारे पास कार्बन डेटिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है कार्बन डेटिंग? इसका मतलब होता है हम क्या करते हैं जी, जो एजेस होते हैं, ठीक है जी, माने कि जो एंशियंट चीजें हो गई उनकी एज जानने के लिए जो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, माने कि जो फोसाइल्स होते हैं, जो फोसाइल्स होते हैं उन सभी का कितने साल पहले देहांत हो गया, कितने साल पहले ये धरती पर मौजूद है, ये जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग में हम कौन से कार्बन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिनको जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि क्या होता है। और एक बात याद रखिएगा कि मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रॉक वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और यहां पर आपको याद रखना है कि C14, ठीक है, C14 नाम का कार्बन का एक आइसोटोप है, उसका इस्तेमाल कर कर जो है हमें ज्ञात पड़ता है कि वो कोई पर्टिकुलर जो जीव है कितने सालों बाद या कितनी हजारों सालों पहले जो है धरती पर मौजूद था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कार्बन C14 जो है हमारे वातावरण में सभी जगह पर पाया जाता है, माने कि जो कार्बनिक पदार्थ है उनमें पाया जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा ये कोई धातु है, धातु नहीं हाथी है। इस हाथी ने लगभग 10,000 पहले जो है इस पेड़ की जो है पत्ते खाए होंगे और अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया और भाई साहब मर गया। फिर ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी पूरी लेयर उसके ऊपर अगर बैठ गई और हजारों साल बाद आप जो है वहां पर गए और जमीन को खोद रहे हो, खोदते खोदते इसका कंकाल आपको मिल गया। वो हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले जो उसने जो पत्तियां खाई थी उसके बॉडी के अंदर, उनके हड्डियों के अंदर वो अभी भी मौजूद होती है। पर एक बात होती है कि जब वो जानवर मर जाता है, इसके बाद वो कार्बन जो C14 आप उसके शरीर में चला गया, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, माने कि उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। और लगभग हजारों सालों बाद हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। हम एक हाफ लाइफ पीरियड का एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सर हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर सालों के बाद जो है वो सब्सटेंस आधा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कार्बन की हाफ लाइफ की अगर बात करूंगा तो इसकी लगभग जो है 5,730 साल। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितना जी? 5,730 साल ये कार्बन की हाफ लाइफ है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि उस हाथी ने, मान लीजिए वो 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले मान लीजिए 10 ग्राम कार्बन 14 खा लिया। जब वो मर गया तो लगभग 10,000 साल बाद इसका जो है कितना बच जाएगा? तो इतने साल बाद जो है, इतने साल बाद ये आधा हो जाएगा और इसका आधा लगभग 2.5 ग्राम हो जाएगा कितने साल बाद? फिर से 5,730 साल। माने कि ये जो आपको समय यहां पे दिख रहा है इसे हमें हाफ लाइफ इसलिए बोलता हूं क्योंकि इतने साल बाद जो मौजूद था उसका आधा हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया है? क्या आपको समझ में आएगा? और उस तरह से पहले जितना मौजूद था अब कितना मौजूद है, इसके हिसाब से फिर हाफ लाइफ का इस्तेमाल करके हम उस चीज का साल, माने कि उस चीज को मरे हुए कितने साल हो गए हम निकाल सकते हैं। बराबर है। पर सर ये तो जीवित चीजों के लिए हो गए, ये तो जीवित चीजों के लिए हो गए ना। माने कि हाथी जीवित था, डायनासोर जीवित था, मगरमच्छ जीवित था, वेल मछली जीवित थी, इंसान जीवित था। पर सर व्हाट अबाउट द धरती, व्हाट अबाउट द सॉइल, व्हाट अबाउट द रॉक्स? वो तो जिंदा नहीं होते, पर उनकी लाइफ कैसे निकालेंगे? जब कभी भी हम धरती की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम धरती की बात करते हैं, हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, हम सॉइल की बात करते हैं, हम रॉक्स की बात करते हैं, तो याद रखिएगा इनकी उम्र निकालने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? यूरेनियम डेटिंग करते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्लियर हो गया सभी को? ये आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, ये आपको समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने यूपी डेट 2022 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का एक अजैविक घटक है? अजैविक घटक माने कि निर्जीव घटक नहीं है, माने कि जैविक घटक है। कौन सा जैविक घटक है? माने कि कोई जिंदा घटक के बारे में पूछा गया है।
अब बताओ, प्रोटीन, फॉस्फोरस, फंगी, सॉइल। भाई साहब ये तो अजैविक है, ये भी अजैविक है, यहाँ पे अजैविक, फंगी आ जाएगी आपकी जैविक। सबका आंसर आए है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, नॉट अबायोटिक। नॉट अबायोटिक मतलब बायोटिक है, माने कि जैविक है, जो जिंदा है। और जिंदा कौन है? फंगी जैविक है। समझ में आ रहा है? एक बात मुझे बताओ, अगर आपको पूछा जाता है कि सर वायरस कौन से वर्ग में गिना जाएगा, सर ये बायोटिक है, सर ये बायोटिक है, या ये अबायोटिक है, चलो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। माने कि वायरस, माने कि विषाणु जो होता है, ये भाई साहब जैविक घटक होता है या ये अजैविक घटक होता है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे। जिनको जिनको पता है वो कमेंट में लिख देगा, जिनको नहीं पता है आगे बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका यूपीटेट पेपर 2 में 2013 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर जल्दी से कर देंगे। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल माने कि हेवी वाटर कहलाता है? फास्ट आंसर कर देंगे, जल्दी जल्दी बेहतरीन तरीके से सभी लोग आंसर करें जी, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, विच आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन इज नोन एज द हेवी वाटर? हेवी वाटर माने कि भारी पानी की बात हो रही है। अब यहाँ पे बताओ, ये H1 है, H2 है, H3 है, और ये H1 और H3 के नाम से जाना गया है। एक बात बताइए, H1 जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन है, इसे हम प्रोटियम के नाम से भी जानते हैं, बराबर है। तो ड्यूटेरियम आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? ड्यूटेरियम आपका सही उत्तर रहेगा। हमने भाई साहब इसके बारे में बहुत बेसिक फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कितने हैं? 3 आइसोटोप देखे हैं। एक होता है आपका प्रोटियम, एक होता है आपका प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। इस यहां पे प्रोटियम के अंदर केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाद में सेकंड होता है आपका ड्यूटेरियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 रहेगा। एटॉमिक मास नंबर मान की मूल द्रव्य जो मान होता है वो 2 रहेगा। माने कि यहां पे जो है आपको एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और साथ में आपको एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हुए नजर आ रहा है। और यही जो ड्यूटेरियम आपको नजर आ रहा है, इसे ही हम भारी पानी, भारी पानी का अगर आपको फार्मूला पूछा जाता है याद रखिएगा, D2O, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से पहचाना जाता है। कौन से नाम से? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से पहचाना जाता है। और ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड आइसोटोप आपको नजर आ रहा है वो आपका ट्रिटियम है। कौन सा है? ट्रिटियम है। सर ट्रिटियम क्यों? तो याद रखेगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन आपको नजर आ रहा है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, परमाणु, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना रहेगा। हम क्या करते परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, बताओ? हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भाई साहब, इन दोनों का भाई साहब एडिशन कर लेते हैं। प्रोटॉन कितना है? 1 है। न्यूट्रॉन कितना है? 2 है। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और उसी तरह से आपको यह भी याद रखना है कि आने वाले समय में यूपीटेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, जो रेडियो धर्मी होता है। याद रखेगा वो ट्रिटियम रहेगा। कौन सा रहेगा? ट्रिटियम। सभी को समझ में आ गया है? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। जो यूपीटेट 2011 में पेपर 1 में पूछा गया जो क्वेश्चन है, चलो बताओ इसका आंसर फास्ट। सीएनजी इज द एब्रिवेशन ऑफ, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? क्लीन नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, कार्बोनाइज नेचुरल गैस, या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस? बताइए जल्दी, आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर सभी लोग जल्दी से कर देंगे कमेंट बॉक्स में। और अभी जो है, अभी जो है पवन सर भी रेडी हो गए। दाइन सर को थोड़ा सा टाइम लगेगा आने को, तो सर भी आपके जो है कुछ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है। तो मैं पवन सर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। और साथ में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपना साइंस का क्लास होता है वो डेली शाम को 5 बजे शुरू हो चुका है। तो सभी लोग जो है डेली शाम 5 बजे को यूपी टेट और एलटी ग्रेड और उसी तरह से टीजीटी पीजी जो भी आपको पढ़ना है, यूपी में होने वाली जितनी भी शिक्षक भर्तियां है, भारत में होने वाली जितनी भी शिक्षक भर्तियां, उनको अगर पढ़ना है डेली शाम को 5 बजे आ जाएंगे और अपनी तैयारी साथ में कर देंगे।
साथ में आज के लिए आपको 75% का ऑफर भी मिल रहा है, उसे भी आप लेकर अपनी तैयारी शुरुआत कर सकते हो। तो अभी आने वाले हैं मिस्टर पवन सर, प्लीज सर आ जाइए। चलिए। प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो बेटा, गुड इवनिंग, राधे राधे, शाम शाम, है ना। अभी हम लोग एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के, जरा एक बार उनको देख लेते हैं और आप लोग फटाफट से उनका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। ओके, चलिए। एलटी ग्रेड के ये पीवाईक्यूज है जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया है। ये 2018 में पूछा गया है आपका पीवाईक्यू। ये कह रहा है कि एक आपका हेक्सागन है जिसकी साइड जो है वो 2√3 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, हम सब लोगों को मालूम है कि एक हेक्सागन जो होता है, यानी कि जो षष्ठभुज होता है, उसके अंदर कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं बेटा। आप बोलेंगे भैया 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं जी? 6 समबाहु त्रिभुज, यानी कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। कितने होते हैं जी? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा हेक्सागन का? 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? अंडर रूट में 3/4 भुजा का वर्ग। भुजा आपको दे दी गई थी क्वेश्चन में, 2√3 इंटू 2√3, यही आपको आंसर देना था फटाफट से। आप बोलेंगे भैया 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, ये हो गया 3, 3 छिक्के 18√3 आपका राइट आंसर आना चाहिए था। कितने लोगों ने 18√3 लगा दिया है? वेरी गुड। ये 2018 एलटी ग्रेड का पेपर था। राइट आंसर बी क्यों होगा बेटा? बी थोड़ी होगा, अंडर रूट 2 तो कहीं है ही नहीं, तो अंडर रूट 2 तो बच ही नहीं सकता कैसे भी। आप समझो इस बात को, अंडर रूट 2 तो कहीं भी आ ही नहीं रहा, पूरे क्वेश्चन में कहीं अंडर रूट 2 नहीं दिख रहा आपको कैलकुलेशन में, तो अंडर रूट 2 तो बचेगा ही नहीं, है ना। अंडर रूट 3 मिलके 3 बन गए, 3 का 6 से गुणा हो गया 18 हो गया, और ये अंडर रूट 3 यहां आ गया, खत्म बात। क्लियर है? ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। डन, ये बात याद रखिएगा। अगला बताइए फटाफट से। ये भी आपका 2018 में ही पूछा गया एलटी ग्रेड का जीएस वाला जो पेपर होता है, जीके जीएस। देखो जीके जीएस एक ऐसा पेपर एलटी ग्रेड का जो आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, चाहे सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हो, एलटी ग्रेड दे रहे हो, तो जीएस में आपको करना पड़ेगा। मैथ्स आता है वहां पर ये क्वेश्चन। ठीक है, आपसे बोला गया एक द्विघात समीकरण है ये वाला, और इसका एक मूल अगर 2 है तो इसका दूसरा मूल बताइए क्या होगा। ठीक है, आपको समीकरण क्या दिया गया है? 2x² प्लस में px प्लस में 4 बराबर 0। अगर 2 इसका एक मूल है, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर हमें p का मान पता चल जाएगा। यहां पर रख दो जी, 2 गुणा में 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, प्लस ये 2p हो जाएगा, x की जगह 2 रख दो, प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से 2p बराबर कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 4 12, 2p प्लस 12 बराबर 0। तो p का मान कितना आ गया? आप बोलिएगा 2p बराबर माइनस का 12, तो p बराबर आ जाएगा माइनस में 6। p का मान कितना आ गया बेटा? माइनस में 6। तो ये समीकरण क्या बन गया आपका? बताइए फटाफट से। आप बोलोगे भैया ये समीकरण बन गया जी 2x² माइनस में 6, p की वैल्यू कितनी है? माइनस में 6x प्लस में 4। इसको सॉल्व करना है फटाफट से। ये सॉल्व हो गया आपका। आप बोलेंगे ये 2x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भैया? 2x। तो यहां क्या बचेगा? x माइनस 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है भैया? माइनस का 2। यहां बचेगा x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में से बाहर आ गया, इधर बचेगा 2x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1। तो एक रूट आपको दे रखा था 2, दूसरा रूट पूछा था, ये रहा बी। सी ऑप्शन इज राइट। दूसरा क्या होगा? 1। वेरी गुड, राइट आंसर क्या होगा सेकंड वाले का? आप बोलेगा भैया सेकंड रूट की वैल्यू होगी 1। क्लियर है? दोनों मूल पूछे हैं। पहला मूल हो गया आपका कितना? 2, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये वाली वैल्यू तो आपको दी गई है, ये वाली पूछी है 1। सीधा सीधा पूछा है फटाफट से। अगला बताइए फटाफट। ये भी आपका एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 2x प्लस 2/x बराबर 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 क्या होगा? हमको मालूम है हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कब निकालते हैं? जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम हो। तो यहां से अगर मैं 2 बाहर निकालूं, 2 बाहर निकालूंगा तो यहां क्या बचेगा? खाली x। यहां क्या बचेगा? 1/x, और ये वैल्यू बराबर आ गई 3 के। बात समझ आ रही है? इस 2 को हटा के इधर लिख दोगे आप, ये 2 हटाइए, इधर लिख दीजिए, 3/2 बचेगा। अब आपको मालूम है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है?
इस नंबर का क्यूब करो पहले तो 3/2 का क्यूब, और इसी नंबर के 3 गुने को घटा दो। बात समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ रही है? आपको इतने की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, इसकी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में 2 और चाहिए, तो यहां 2 और लिख दो फटाफट से। आप बोलिएगा ये आएगा 27/8, 9/2 माइनस ये प्लस का 2, 9/2 कितना होता है 4.5, 4.5 में से 2 गया, 2.5 बचेगा। 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, 27/8 तो है ही, इसको लिख सकते हो 2.5 को 5/2, 2.5 बच गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 8 दूनी नीचे बचेगा 16, इधर कर दो 27 दूनी हो गया 54, यहां हो गया 8 पंजे 40, 54 में से 40 गया, बचेगा 14/16, 14/16 का मतलब 7/8, 7/8 इसका राइट आंसर था आपका डी ऑप्शन। तो राइट आंसर जो था वो था कितना 7/8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7/8 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। बात समझ आ रही है? 7/8 जो था वो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर था। क्लियरली? फटाफट से अगला बताइए। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 16√3, आपसे कह रहा है इसका परिमाप बताइए। परिमाप होता है 3a, तो a की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप परिमाप निकाल सकते हो, है कि नहीं? परिमाप निकालो फटाफट से। आप बोलिएगा √3 से तो √3 कट गया, √3 से √3 कट गया। बात समझ आ रही है? चल ही नहीं रहा पेन, हैंग हो गया डिजिटल। √3 से √3 कट गया, ये क्वेश्चन था ना आपका, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था √3/4 भुजा का वर्ग, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 16√3, और आपसे भुजा का मतलब त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। ये हैंग कर गया फिर से। बेटा यहीं रोकते हैं इसको, डिजिटल बोर्ड हैंग कर गया, बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, आगे पीछे हो नहीं रहा। क्लियर है? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। ओके बेटा, डन। डिजिटल बोर्ड पूरा हैंग मार चुका है ये आपका। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते हैं कल। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से, जल्दी से जल्दी। ठीक है, सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक करेंगे और एक बार शेयर कर देंगे। ओके बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।